हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आपके सामने लेकर आया हूं आज के दिन की एक प्रमुख खबर। तो भारत में हम सभी जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में बहुत अलग अलग जातिगत समूह हैं, बहुत सारी जातियां हैं और इन सभी जातियों में या इनमें से बहुत सारी जातियों में अनेक समय पर आरक्षण की मांग को लेकर, जो कि आमतौर पे ओबीसी वर्ग का आरक्षण होता है, उसकी मांग को लेकर विवाद चलता रहता है। आपने देखा होगा कि अनेक जगहों पर, चाहे वो हरियाणा में या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान के जाट हों या फिर महाराष्ट्र में मराठा हों या फिर आपके आंध्र प्रदेश की कुछ जातियां हों, कई सारी इस प्रकार की जातियां होती हैं जो ये मांग करती हैं कि हमको ओबीसी आरक्षण का एक हिस्सा मिलना चाहिए, हमारी जाति को ओबीसी के अंतर्गत रखना चाहिए और ओबीसी के आधार पर हमको भी आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में महाराष्ट्र में जो मराठा हैं, जो मराठा वर्ग महाराष्ट्र में होता है, इसको जाति में नहीं कह रहा क्योंकि सही अर्थों में ये मराठा एक जाति नहीं है, लेकिन मराठा वर्ग जो है महाराष्ट्र में, इसकी एक आरक्षण की जो बहुत पुरानी मांग है, इस मांग को लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और यह आशा की जा रही है कि इस सत्र में मराठाओं के आरक्षण के लिए एक कानून बनाया जाएगा, एक बिल पास किया जाएगा। ये पूरा मामला क्या है इसको हम समझेंगे अगले 10 से 15 मिनट में, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है भाई वो शुरू हो चुका है। 17 तारीख से बैच शुरू हुआ था और लेकिन 18 को संडे था, तो 19 तारीख से जो इसकी पहली क्लास थी वो शुरू हुई है। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स से शुरू हुई है, मैंने ही शुरू किया है। तो आप AJ लाइव कोड लगाकर उससे अभी भी 23,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। P2I है तो हमारे जो मित्र 2025, 2026 या 2027 में परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए उपयुक्त है, उनके लिए एकदम सही है। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको इसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका इवैल्यूएशन किया जाएगा, आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं बेटा तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। वहां पर आप हमारे कैंपस में रहेंगे, हमारे साथ रहकर तैयारी करेंगे और उसके लिए आपसे रहना, खाना, पढ़ना इत्यादि किसी भी चीज का कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लिया जाएगा। तो आप AJ लाइव कोड लगाकर आज ही इस बैच से जुड़ जाइए, क्योंकि याद रखिए बैच से जुड़ने की लास्ट डेट 27 तारीख है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि क्लासेस नहीं चल रही हैं। क्लास कल, इकोनॉमिक्स की पहली क्लास कल हुई थी, आज भी होगी, तो इकोनॉमिक्स की क्लासेस जो है वो रोजाना चल रही हैं। तो आप 27 तारीख तक जुड़ जाइए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएं। जितना पहले जुड़ेंगे उतना आपको ज्यादा लाभ इसमें हो सकता है। ठीक है, तो आज ही कीजिए, वेबसाइट या ऐप पे जाइए, AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब आते हैं हमारे मराठा आरक्षण के मुद्दे पर। तो हम सभी जानते हैं, देखिए महाराष्ट्र में पहली बात तो यह है कि मराठा आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक सर्वेक्षण, एक अनुमान के अनुसार, हालांकि सेंसस हुआ नहीं भारत में, लेकिन तब भी हम ये मान सकते हैं कि करीब 33% जनसंख्या जो है वो मराठा महाराष्ट्र में सरलता से मानी जा सकती है। महाराष्ट्र राज्य की 33% जनसंख्या जो है वो मराठा है, इसको आप मान सकते हैं। मराठा जो समुदाय था, मराठा जो वर्ग था, ये प्रोमिनेंस में आया, ये एक बड़ा शक्तिशाली वर्ग बना जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज स्थापित किया था। हम सभी जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपना शासन स्थापित किया था, तब चूंकि वो एक मराठा थे, तो उनके शासनकाल में क्या हुआ था, मराठा समुदाय जो है 17वीं सदी में जब शिवाजी महाराज का राज जो है फैल गया था, तब मराठा समुदाय की शक्ति बढ़ी थी, मराठा समुदाय का प्रोमिनेंस जो है वो बढ़ता चला गया था। ठीक है, और अंग्रेज उसके बाद जब आए, उसके बाद ठीक है छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य रहा, लेकिन अंग्रेज आए, लेकिन मराठा वर्ग जो है, अंग्रेज उसको एक जाति नहीं मानते थे। अंग्रेजों के गणना करने का या अंग्रेजों के बोलने का तरीका जो होता था, उसमें क्या होता था कि अनेक जातियों का जो इलीट वर्ग है, यानी कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी जातियां हैं, ठीक है, अलग अलग जातियों के लोग हैं, इन सभी जातियों का जो संभ्रांत वर्ग है, जो टॉप वर्ग है, अंग्रेज इसको मराठा बुलाते थे। अंग्रेजों, याद रखिएगा, अंग्रेजों का जो आप सुनेंगे मराठा वॉर और ये सब, उसका मतलब ये नहीं है कि केवल मराठा समुदाय के लोगों के साथ युद्ध था। अंग्रेज जो है महाराष्ट्र में, इस क्षेत्र में जितने भी अलग अलग जातियां थी, उनके जो शासक वर्ग थे, उनके जो टॉप वर्ग थे, उनको अंग्रेज मराठा बुलाते थे। यह अंग्रेजों की परिभाषा थी मराठा की।
ठीक है, यह बात स्पष्ट हुआ। बहुत लंबे समय तक मराठा समुदाय जो है वो एक बहुत ही गर्वीला समुदाय रहा और बहुत लंबे समय तक उन्होंने ये माना कि हम लोग जो हैं, हमको किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं चाहिए। आजादी के बाद जब देश में आरक्षण का प्रावधान किया जाने लगा तो मराठा समुदाय ने आरक्षण मांगने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम जो है हम पिछड़े नहीं कहलाए जाना चाहते, इसके लिए उन्होंने आरक्षण नहीं मांगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी सामाजिक मुद्दा जो भी होता है, कोई भी सामाजिक सत्य जो होता है, आर्थिक सत्य अक्सर उस पर भारी पड़ने लगता है। तो जब भारत में 70 और 80 का दशक आया, क्योंकि मराठा समुदाय जो था वो मुख्यतः कृषक था, कृषि पर ये जो समुदाय था निर्भर था, और धीरे धीरे ये बात स्पष्ट हुई कि 70 और 80 के दशक में आते आते आपकी कृषि आय जो है वो घट गई। इसमें कोई शक नहीं है। इतिहास देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत की जो कृषि आय है उसमें गिरावट आई और भारत में धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि कृषि क्षेत्र जो है वो पिछड़ना शुरू हो गया। कृषि क्षेत्र पर सरकारों का ज्यादा फोकस भी नहीं रहा, वो क्षेत्र पिछड़ता चला गया और उस समय धीरे धीरे फिर मराठा समुदाय को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है, जो जैसी पहले होती थी वैसे अब नहीं रह गई। तो यह बात सही है कि स्वतंत्रता के समय मराठा समुदाय ने जो है आरक्षण प्राप्त करने से इनकार किया था, आरक्षण से मना किया था कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बदली परिस्थिति में अब मराठा समुदाय को इसकी आवश्यकता लगने लगी कि अब हमको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि हम जो है हमारी आर्थिक सामाजिक दशा अब पहले जैसी नहीं रह गई। ये बात क्लियर है। तो शुरुआत में ये जो आरक्षण की प्रक्रिया आई, देखिए 80 के दशक में ये वो समय था जब भारत में आरक्षण की राजनीति भी शुरू हुई थी। आपको याद होगा मंडल कमीशन हालांकि कुछ बाद में आया, लेकिन एक आरक्षण की राजनीति जो है वो भारत में यहां पर शुरू होती इस समय नजर आई कि एक आरक्षण जो है वो आपको देश में एक आरक्षण का माहौल, आरक्षण को लेकर चर्चा, इन सारी चीजों को आप यहां पर देख पाएंगे, ये आपको होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो ये सारी चीजें जो है महाराष्ट्र में एक नेता होते थे अन्ना साहेब पाटिल, जो उस समय कांग्रेस के नेता थे। अन्ना साहेब पाटिल मराठा समुदाय के बड़े नेता माने जाते थे। तो अन्ना साहेब पाटिल ने मांग करी, सबसे पहली बार जो इस मांग का श्रेय जा सकता है वो अन्ना साहेब पाटिल को जा सकता है। अन्ना साहेब पाटिल ने इस बात की मांग करी कि भाई मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इस समय भी उन्होंने कहा कि यह आरक्षण जो है यह आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पर। आर्थिक होना चाहिए ना कि जातिगत, यह बात उन्होंने स्पष्ट करी कि मराठा समुदाय को आरक्षण चाहिए, लेकिन हमारे इस आरक्षण की जो मांग है वो आर्थिक है, हम उसको जातिगत नहीं बनाना चाहते। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आर्थिक आरक्षण भारत में ईडब्ल्यूएस का जो नियम आया अभी कुछ वर्ष पहले, उसके पहले तक भारत में कभी आर्थिक आरक्षण नहीं दिया गया। आर्थिक आरक्षण भारत की राजनीतिक सामाजिक वास्तविकता का कभी हिस्सा रहा नहीं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरा, मंडल कमीशन का माहौल बना। आप सभी जानते हैं 90 के दशक में मंडल आयोग जो आया, मंडल आयोग ने बहुत सारे पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की सिफारिश की कि भाई पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए, और भारत का जो एक आरक्षण का क्षेत्र, पूरा जो एक क्षेत्र है उसको बदल दिया, भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया मंडल आयोग ने। तो मंडल आयोग की यह सिफारिश आई और उसके बाद मराठा वर्ग को भी यह समझ में आ गया कि अगर आरक्षण चाहिए तो हमको ओबीसी का स्टेटस क्लेम करना ही पड़ेगा। अगर आरक्षण की हमको आवश्यकता है, अगर हम अपने आरक्षण की मांग को मनवाना चाहते हैं तो हमको ओबीसी स्टेटस चाहिए। तो तब जाकर खुलकर मराठा वर्ग ने यह मांग करनी शुरू करी कि हमको भी आप ओबीसी घोषित कर दीजिए और हमको आप ओबीसी वर्ग का आरक्षण दे दीजिए। यह मांग जो है ये मराठा समुदाय ने सीधे सीधे खुलकर करनी शुरू कर दी कि हमको जो है आप मराठा घोषित करके मराठाओं को ओबीसी घोषित करके ओबीसी में आरक्षण दे दीजिए। अब देखिए यहां पर एक बड़ी समस्या क्या थी कि इंदिरा साहनी जजमेंट के तहत, सुप्रीम कोर्ट का जो इंदिरा साहनी जजमेंट था आप लोग जानते होंगे, इंदिरा साहनी जो निर्णय था उसके तहत आरक्षण पर एक 50% तक की कैप लगाई गई थी कि आरक्षण जो है 50% से ऊपर नहीं हो सकता। तो ओबीसी आरक्षण जो है वो फिक्स्ड था कि इतने प्रतिशत से ऊपर नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ओबीसी आरक्षण जो है वो 27% है। अब इस बात को समझिए, तो ओबीसी वर्ग में जो बाकी लोग शामिल थे वो इस बात के कट्टर विरोधी थे कि मराठाओं को भी ओबीसी माना जाए। आप समझिए इसका कारण क्या है। मान लीजिए पहले इतने लोग थे, मैं आपको एक इससे समझाऊं। पहले मान लीजिए, चाहिए मैं थोड़ा साफ सा बना देता हूं।
तो मान लीजिए पहले अगर इतने लोग थे जिनके लिए 27% ओबीसी सीटें सुरक्षित रखी जा रही थी, ठीक है। अब ओबीसी आरक्षण तो आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि 50% क्रॉस नहीं होना चाहिए। 50% क्रॉस नहीं होगा तो ओबीसी आरक्षण को आप बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अगर इसमें आप मराठाओं को भी शामिल कर दोगे तो यही 27% का वितरण जो है वो अब इतने लोगों में होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यह 27% का वितरण जो है अब ज्यादा लोगों में होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो बाकी ओबीसी वर्ग थे उनको ऐसा लगा कि यार अगर मराठाओं को भी ओबीसी में शामिल कर लिया, क्योंकि मराठा बहुत ज्यादा है यार, मराठा मतलब करीब 1/3 आबादी है राज्य की, तो अगर मराठाओं को भी ओबीसी में शामिल कर लिया गया तो ओबीसी आरक्षण का सबसे बड़ा फायदा तो मराठाओं को मिलेगा। तो इस 27% जो हमारे पास कुल मिला के आरक्षण है उसमें से 15-20% तो मराठा ही ले जाएंगे। तो जो हमारे जो आरक्षण में एक हमारी भूमिका है, जो हमको लाभ मिलता है, वो लाभ में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी, ऐसा सबको लगना शुरू हो गया। अगर ओबीसी आरक्षण जो है इसमें मराठाओं को भी शामिल कर लिया गया तो बाकी ओबीसी वर्ग जो थे उन्होंने मराठाओं को शामिल किए जाने का कड़ा विरोध किया, ठीक है। तो ये आपको स्पष्ट हुआ। ये मांग समझिए कि किसी भी वर्ग को, किसी भी समुदाय को ओबीसी में शामिल करने का अक्सर बाकी जो पहले से शामिल हैं वो विरोध करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो आरक्षण का लाभ है वो और लोगों में ना बटे, हमारे ही समुदाय में रह जाए, ठीक है। तो इसीलिए आमतौर पे आरक्षण में नए लोगों को शामिल किए जाने का विरोध किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बहुत सारे कमीशन बने, 3 केंद्रीय आयोग बने, कई सारे राज्य कमीशन बने, और उन्होंने बार बार इस मांग पर सवाल भी उठाया है, क्योंकि यह कहा गया कि यार मराठाओं की अगर आप सामाजिक आर्थिक दशा देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यार 50% के आसपास लोग, सॉरी माफ कीजिएगा, 33% के आसपास लोग जो हैं मराठा हैं, बड़ी राजनीतिक शक्ति है, बहुत सारे मुख्यमंत्री मराठा हुए हैं, बहुत सारे मंत्री मराठा हैं, बहुत सारे सांसद विधायक मराठा होते हैं। तो आमतौर पर यह माना गया, अनेक आयोगों ने यह माना कि मराठाओं का जो एक आर्थिक और सामाजिक परिवेश है वो पिछड़ा हुआ नहीं है। तो और चूंकि वो पिछड़े हुए नहीं हैं, उनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा अनेक आयोगों ने कहा। लेकिन जब एक राज्य का 33% वर्ग एक मांग करेगा तो राजनीतिक पार्टियां उसका समर्थन करेंगी ही करेंगी। इसका समर्थन निश्चित तौर पे राजनीतिक है। तो देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने, महाराष्ट्र में जो खासतौर पे प्रोमिनेंट हैं, उन सबने मराठा आरक्षण का समर्थन किया। तो सबसे पहले मराठा आरक्षण को लेकर कानून जो लाए वो 2014 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री लेकर आए। 2014 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चव्हाण साहब जो थे, ये पहली बार एक विधेयक लेकर आए, एक कानून लेकर आए, और इन्होंने क्या किया, मराठाओं को 16% आरक्षण अलग से दे दिया। ये सारे मैं हमेशा चुनावी मूव के तौर पे बताता हूं कि इलेक्शन के पहले आप देते हो, क्योंकि आपको पता होता है संवैधानिक तौर पे वैध तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगी, तो इलेक्शन के कुछ महीने पहले आप देते हो ताकि ये वर्ग आपको वोट दे। ऐसा ही चुनावी आरक्षण जो है पृथ्वीराज चव्हाण साहब ने दिया, जैसा कि अपेक्षा थी। कुछ समय बाद ही बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इसको रद्द कर दिया। यह कहा कि भाई ये इंदिरा साहनी के खिलाफ है, तो इसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया कि यह असंवैधानिक है, यह आरक्षण नहीं दिया जा सकता, यह बात स्पष्ट है। उसके बाद 2016-17 में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक मराठा समुदाय की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या करी गई। उसके बाद जो है मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ है, इसको लेकर चर्चा एक बार दोबारा शुरू हुई, और आखिरकार 2018 में देवेंद्र फडणवीस की सरकार, जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, तो देवेंद्र फडणवीस साहब जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक बार दोबारा मराठाओं को 16% आरक्षण देने की घोषणा कर दी। दोबारा से वही बात जो पहले हुई थी वही दोबारा कर दी कि भाई इन्होंने जो है, हमने मराठाओं को हम 16% आरक्षण देंगे, ये बात इन्होंने फिर से कर दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में एक बार फिर इस निर्णय को रद्द कर दिया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या आधार दिए? पहला आधार तो वही दिया, इंदिरा साहनी मामला, कि भाई 50% तो आप क्यों क्रॉस कर रहे हो, 50% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि अभी आपने देखा कि 50% वाले मामले के अपवाद बनाए जा रहे हैं जगह जगह, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो 50% वाला एक बात बताया कि इंदिरा साहनी का यह उल्लंघन है, और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसा कोई डेटा नहीं है जो ये कहे कि पिछड़ापन सिद्ध हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछड़ापन सिद्ध नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास आंकड़ा नहीं है जो यह बता पाए कि मराठा समुदाय जो है वो वास्तविकता में पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा होने के कारण उसको इस आरक्षण की आवश्यकता है, यह आप स्थापित नहीं कर पा रहे हो। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कही और यह कह के 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार दोबारा इस मामले को रद्द कर दिया। तो इस बार क्या हुआ, एकनाथ शिंदे सरकार ने, जो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे जो पहले शिवसेना के सदस्य थे, क्षमा कीजिएगा, फिर वो शिवसेना से अलग हो गए और उन्होंने अपनी स्वयं की शिवसेना बना ली। तो एकनाथ शिंदे सरकार जो है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब हैं, तो इन्होंने इस बार क्या किया, इन्होंने, क्योंकि अब देखिए 2 अपवाद दिए सुप्रीम कोर्ट ने। पहला तो कहा इंदिरा साहनी जजमेंट, तो ये तो हमको अब समझ में आ गया कि इंदिरा साहनी जजमेंट का उल्लंघन तो बहुत जगह हो रहा है, ठीक है, वो तो अब होने लगा है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट अब थोड़ी सी मतलब उदार भी हो गई है कि ठीक है 50% से ऊपर भी अगर जा रहा है जनगणना के आधार पे तो उसको आप मान सकते हो। और दूसरा आधार जो था वो था कि भाई इनके पिछड़ेपन का कोई आंकड़ा नहीं है, तो इसको लेकर इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के राज्य का जो पिछड़े वर्ग का आयोग था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस सुनील शुक्रे, ठीक है, तो जो पिछड़ा आयोग था महाराष्ट्र राज्य का, उसको उन्होंने सर्वे का काम दिया। जस्टिस सुनील शुक्रे इसके अध्यक्ष थे, जस्टिस सुनील शुक्रे के नेतृत्व में, और बहुत बड़े स्तर पर, मतलब बहुत बड़े स्तर पे महाराष्ट्र में यह सर्वे कराया गया कि कितने मराठा लोग हैं, उनकी सामाजिक दशा क्या है, उनकी आर्थिक दशा क्या है। मतलब मेरी बिल्डिंग में भी मैंने देखा कि यहां पर, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूं, मेरी बिल्डिंग में, यहां पे मैं तो घर पे मतलब जनरली नहीं था उस समय, लेकिन मेरी बिल्डिंग में मैंने देखा है कि सर्वेक्षण करने के लिए लोग आए तो करीब 3 से 4 लाख सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग किया गया, करोड़ों लोगों का सर्वे किया गया पूरे राज्य में, ताकि यह जानकारी मिल पाए कि मराठा लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा क्या है। और इस बार एकनाथ शिंदे साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट के जरिए साक्ष्य बटोर लिए हैं कि भाई एक रिपोर्ट इनको मिली है और उस रिपोर्ट से इनको ये जो है सामाजिक पिछड़ापन ये स्थापित कोर्ट में कर पाएंगे। तो सामाजिक पिछड़ापन जो है उसके लिए आंकड़ा इस बार एकनाथ शिंदे साहब लेकर चल रहे हैं कि आंकड़ा हमारे पास है। तो एकनाथ शिंदे ने इस बार यह घोषणा करी है कि तीसरी बार यह बिल अब पास किया जाएगा, इसको लेकर कानून बनाया जाएगा। महाराष्ट्र की विधानसभा का एक विशेष सत्र है, उस विशेष सत्र में इस बिल को रखा जाएगा। यह तय है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी, क्योंकि मराठा समुदाय जो है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं करेगा, यह बिल पास हो जाएगा। उसके बाद निश्चित तौर पर कोई ना कोई इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा और इस बात की भी संभावना है कि हो सकता है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट भी इसको रद्द ना करे। तो जो मराठा समुदाय की एक बहुत लंबे समय से मांग चलती आ रही है आरक्षण की, ऐसा संभव है कि इस बार आज जो है वो एक ऐतिहासिक दिन हो जब वो मांग जो है पूरी हो पाए या वो बिल पास हो पाए और आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट भी उसको वैध ठहरा दे, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट के पास शिंदे सरकार जो है सामाजिक पिछड़ेपन का आधार, सामाजिक पिछड़ेपन का आंकड़ा जो है वो प्रस्तुत करने वाली है। ये क्लियर हुआ। तो आरक्षण की इस प्रक्रिया में एक नया चैप्टर कम से कम महाराष्ट्र में आज जुड़ेगा, जब मराठा समुदाय को एक ओबीसी आरक्षण मिलने के आसार बढ़ जाएंगे या फिर एक आरक्षण जो है वो दिए जाने के आसार बढ़ जाएंगे। यह आरक्षण किस तरह का होगा, इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, यह भी स्पष्ट नहीं है। जब कानून आएगा तब हमको पता चलेगा, लेकिन मैं चाहता था कि आपको मैं एक बार इस पूरी प्रक्रिया को या फिर अब तक जो इस पर चर्चा हुई है उसको एक बार समझा दूं। ठीक है, जाने के पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो चुका है। तो अगर आप उससे अब तक जुड़े नहीं हैं तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स की पहली क्लास मैंने कल ले ली है, दूसरी क्लास आज शाम 6 बजे है। तो भाई अगर आप अब तक जुड़े नहीं हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि AJ लाइव कोड लगाइए और 23,999 में उससे जुड़ जाइए। 27 फरवरी हालांकि लास्ट डेट है, पर याद रखिएगा लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि क्लासेस चल रही हैं। तो आपको इसमें रोज 3 घंटे की लेक्चर्स मिलेंगे, आपको इसमें नोट्स मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी, आपको इसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे जो चेक होकर उनका उत्तर जो है फीडबैक के साथ मिलेगा। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको इसमें आवासीय सुविधा मिलेगी, रेसिडेंशियल सुविधा मिलेगी। यानी कि अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, वहां पर आप हमारी टीम के साथ, हमारी फैकल्टी के साथ रहेंगे और आपको रहना खाना, आपका पढ़ना, सब कुछ वहां पर एक पूरी बहुत जोश खरोश के साथ मेंस की तैयारी करनी पड़ती है, वो आपको हम आवासीय सुविधा के तहत कराएंगे। उससे आप जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। तो इसी फीस के अंदर ये सब इंक्लूडेड होगा। तो अगर आप जुड़े नहीं हैं तो आज ही जुड़ जाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आप लाइव अटेंड कर पाएं। ठीक है, चलिए इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।